बिहार में पटना पुलिस ने कहा है कि शहर में एक छापेमारी के दौरान उसे पीएफआई का दस्तावेज भारत 2047 इस्लामी हुकूमत की ओर मिला। पुलिस के मुताबिक इसमें मुसलमानों के एक समूह की सहायता से बहुसंख्यक समुदाय को कुचल देने और भारत में फिर से इस्लाम का गौरव स्थापित करने की बात कही गई है। पटना पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि दस्तावेज में उसे ज़रूरत पड़ने पर तुर्की और दूसरे इस्लामी मुल्कों से मदद मिलने की बात का भी उल्लेख है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उनका संगठन सरकार की एंटी मुस्लिम पॉलिसी का पुरजोर विरोध करता रहा है। मुसलमानों में अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग उठाने की ताकत भरने का प्रयास कर रहा है, तो कोशिश हो रही है कि हमें आपराधिक और आतंकवादी संगठन ब्रांड कर दिया जाए। अनीस अहमद कहते हैं, ना तो गज़वा हिंद की हमारी कोई अवधारणा है, ना ही हम भारत को इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं, ना ही हिंदुओं का कत्ल हमारा एजेंडे का हिस्सा है। इंडिया 2047 एम्पावरिंग पीपुल नाम का मसौदा है ज़रूर, जिसे एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने तैयार किया था। इसे भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर जाने माने न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने दिल्ली में रिलीज़ किया था। दक्षिण भारत में जन्मी और अब भारत के 23 राज्यों में फैल चुकी इस कट्टर इस्लामी संस्था की फंडिंग और इसके विदेशों से संबंध को लेकर कई तरह के सवाल बार बार खड़े होते रहे हैं और पीएफआई इन आरोपों से इनकार करती रही है। अनीस अहमद ने बीबीसी को बहुत सारे सवालों का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया, जैसे पीएफआई के कार्यकर्ता या समर्थक हिंसा में क्यों बार बार शामिल पाए जाते हैं, संस्था के सदस्यों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा जाता, क्या रिकॉर्ड इसलिए नहीं रखा जाता कि किसी आपराधिक गतिविधि में पकड़े जाने पर पीएफआई उन्हें पहचानने से इनकार कर सके, वगैरह वगैरह। आतंकवादी संगठन बुलाए जाने पर अनीस अहमद कहते हैं, आतंकवादी संगठन होने के लिए आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित होने का सबूत होना चाहिए। पीएफआई पर जो भी आरोप साबित हुए हैं उनमें से कोई भी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित नहीं रहा है। अनीस कहते हैं, अजमेर में दरगाह पर धमाका हुआ था जिसमें आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के खिलाफ जांच हुई थी, चार्जशीट में नाम भी था। मालेगांव मामले में भी जांच हुई। ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों को आतंकवादी नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन किसी स्थानीय आपराधिक गतिविधि में पीएफआई से जुड़े व्यक्ति का नाम आने पर उसे आतंकवादी संगठन बुलाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। वैसे पीएफआई का नाम जिन आपराधिक घटनाओं में सामने आया है वो मामूली नहीं है। साल 2010 में मलयालम के प्रोफेसर टीजे जोसेफ की हथेली कुल्हाड़ी से काट दी गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की बेअदबी की थी। बाद में अदालत ने इस मामले में जिन लोगों को सज़ा सुनाई थी उनमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। कुछ सालों पहले केरल के एर्नाकुलम में वामपंथी छात्र नेता अभिमन्यु की हत्या की वारदात में भी पीएफआई के कई अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुई थी। अनीस मानते हैं कि प्रोफेसर जोसेफ पर हमले में कुछ पीएफआई कार्यकर्ता शामिल थे, लेकिन ये एक स्थानीय घटना थी जिसके फौरन बाद पीएफआई के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि संस्था का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। अभिमन्यु हत्याकांड के बारे में पूछे जाने पर अनीस ने सीधा जवाब देने के बजाय आरएसएस का जिक्र किया। उन्होंने कहा, केरल में 240 वामपंथी कार्यकर्ताओं के मर्डर में आरएसएस के लोगों का नाम है। इसी तरह आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों का हाथ है, मगर इन संस्थाओं को आपराधिक नहीं बुलाया जाता है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट का किसी लोकल मामले में नाम आ गया तो पूरा पीएफआई आपराधिक संगठन हो जाता है। इससे लगता है कि ये कोशिश है कि किसी भी तरह पीएफआई को एक आपराधिक आतंकवादी संगठन करार दे दिया जाए। पीएफआई का दावा है कि उसके जो कार्यकर्ता हिंसा की घटना में शामिल पाए जाते हैं उन्हें वो फ़ौरन निकाल देता है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पीएफआई ने कुछ ऐसे लोगों की ओर से जैसे प्रोफेसर जोसेफ वाली घटना में शामिल लोगों का केस भी लड़ा? इस सवाल के जवाब में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस ने कहा, नहीं, हम जिन मामलों की कानूनी पैरवी करते हैं उसके बारे में खुलकर बोलते हैं। जैसे हादिया केस, हमने प्रोफेसर वाले मामले में कोई केस नहीं लड़ा। एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करके एक मुसलमान युवक से विवाह करना और युवती के परिवार का
इस मामले में आरोप लगाना ये एक ऐसा मामला था जो देश की सबसे ऊंची अदालत तक जा पहुंचा था। बाद में अदालत ने हादिया के पक्ष में फैसला सुनाया। बहला फुसला कर मजहब बदलवाने की बात को भी कोर्ट ने सही नहीं पाया। हादिया मामले में पीएफआई के महासचिव का कहना है, जब हाई कोर्ट ने निकाह को मानने से इनकार कर दिया तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का मामला बन गया और सैद्धांतिक तौर पर हमारा ये रुख रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या अदालत की तरफ से। एनआईए की एक अदालत ने इस मामले में पीएफआई और उसके राजनीतिक विंग एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। पीएफआई नौरत कैंप को योगा ट्रेनिंग शिविर बताता है, लेकिन अदालत ने भी सवाल उठाया था कि योगा शिविर में हथियारों का क्या काम। साल 2007 में बनी संस्था हथियारबंद प्रशिक्षण के इल्ज़ाम से इनकार करती है और उसके अनुसार योगा एक भारतीय विद्या है जिसमें हिंदुत्ववादी संस्थाएं धार्मिकता का पुट घोलकर इसे एक नया रंग देने की कोशिश कर रही हैं। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने पीएफआई के महासचिव से पूछा कि जिस तरह वो एक हिंदू युवती के अपने पसंद से शादी करने के अधिकार का समर्थन करते हैं, क्या वो किसी मुस्लिम युवती के हिंदू युवक से विवाह का समर्थन करेंगे या इसके विरोध में खड़े होंगे। इसके जवाब में वे कहते हैं, भारत में धार्मिक आज़ादी एक संवैधानिक अधिकार है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को पसंद से शादी करने, किसी भी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने का कानूनी अधिकार है। उसमें पीएफआई के समर्थन या विरोध उसके लिए ज़रूरी नहीं। हमने कभी भी किसी व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार का कभी भी किसी तरह विरोध नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।